अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। क्लास 10th की न्यू इंग्लिश की बुक के साथ हाजिर हैं। यूनिट 3 की हमने एक्सरसाइज आज ड्यू थी वो करनी है। यूनिट 3 है मीडिया लिटरेसी इन द मॉडर्न एज, और इसके रीडिंग डिक्टेशन और क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज आपके पास जो सबसे पहले वोकैबुलरी एंड ग्रामर में वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं जी? ट्रांजिशनल डिवाइसेस ये होती हैं कि जब आप कंजंक्शंस की तरह होते हैं, आप एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे उसमें तो था और, एंड, इफ़, बट, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस एक ही पैराग्राफ में जब ज़्यादा सेंटेंसेस एक ही आइडिया को लेके आगे चल रहे हों, यानी अगले सेंटेंस की बात पिछले सेंटेंस से रिलेटेड हो, तो फिर उसमें ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ होती है। ठीक है। उसमें क्या होती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस? सिमिलरली, लाइकवाइज, ये किस चीज़ के लिए होती है? कंपैरिजन के लिए। ठीक है। इन द सेम वे, कंपेयर्ड टू, जस्ट एज, यानी पिछले की तरह ही। और ये होती है कंट्रास्ट के लिए। हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, नेवरदलेस, कन्वर्सली। ठीक है। सारे एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। ठीक है। ये भी एक जैसी हैं और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस काफ़ी सारी हैं, यहाँ पर इतनी नहीं दी हुई। आपको एक एक्सरसाइज उसमें दी हुई है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस। द मूवी वॉज एंटरटेनिंग, हाउएवर द बुक वॉज मोर डिटेल्ड। आयान इज टॉल, कन्वर्सली हिज सिस्टर इज क्वाइट शॉर्ट। अब इसमें आप कन्वर्सली की जगह ऑन द अदर हैंड लगा सकते हैं, इन कंट्रास्ट लगा सकते हैं। आर स्कूल फोकसेज मोर ऑन साइंस, ऑन द अदर हैंड द नेबरिंग स्कूल फोकसेज ऑन द आर्ट्स। जैसा कि आपस में एक कंपैरिजन है दो स्कूलों का पेश किया गया है। हाँ जी, इसमें देखेंगे, टॉम लाइक्स टू स्टडी इन द मॉर्निंग। In contrast, his roommate prefers late night studying. She enjoyed playing basket. Nevertheless, her brother preferred soccer. इसके आगे क्या? Identify the transitional devices used in the passage. Also, differentiate if the devices of comparison or contrast. अब आपके पास नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें सेंटेंस के बाद मतलब इसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं कुछ। आपने ये बताना है कि ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो कंपैरिजन को शो करी हैं या कंट्रास्ट को शो करी हैं, यानी पिछले वाले आइडिया से को ही आगे लेके चल रहे हैं या उसके मुकाबले में कुछ और पेश कर रहे हैं। कंट्रास्ट मतलब होता है, कंपैरिजन का मतलब है कि वैसी ही एक चीज़ को पेश करना, सिर्फ उनका आपस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कंट्रास्ट का मतलब है उसके ऑपोजिट चीज़ पेश करना। ठीक है। जैसे पीछे वो वाला सेंटेंस है आयान वाला कि उसकी हाइट इतना है और उसकी सिस्टर की हाइट इस तरह है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हैज़ बिकम कॉमन इन आवर लाइव्स। सिमिलरली को अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस है। CM हमने यूज़ किया कंपैरिजन के लिए और CT यूज़ किया कंट्रास्ट के लिए। ठीक है। सिमिलरली टू एन एवर प्रेजेंट कंपेनियन। In contrast, the physical toll is evident. Inactive habits lead to health issues. Likewise, mental health suffers with increased screen exposure comes heightened stress. On the other hand, moderation promotes well-being. Conversely, neglecting this balance jeopardizes our physical and mental equilibrium. Striking a harmonious blend, however, ensures a healthier and more balanced lifestyle for the long term. इसमें इन कंट्रास्ट, सिमिलरली, लाइकवाइज, ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली और CT, हाउएवर जो है ये सारे क्या हैं? ये डिवाइसेस हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। और सिमिलरली है कंपैरिजन के लिए, CT है कंट्रास्ट के लिए, लाइकवाइज जो है वो है कंपैरिजन के लिए। बाकी ये तीनों जो हैं कन्वर्सली, ऑन द अदर हैंड और हाउएवर ये हैं कंट्रास्ट के लिए। ठीक है। ये अगर आपको खाली अंडरलाइन भी करवा दिया जाता कि ट्रांजिशनल डिवाइस कौन कौन सी है, तो पिछले पेज से आप देख के खुद भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन में कौन सा लफ्ज़ लिखा गया और कंट्रास्ट में कौन सा लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे पास चीज़ इस वक्त दी हुई है वो है ये टेबल। ठीक है। पर्सन कितने हैं? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। मतलब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन पर्सन है कौन सा? फर्स्ट पर्सन हमेशा होता है बात करने वाला। बात करने वाला कौन होता है? यानी जब कोई लिखारी, कोई मुसन्निफ, कोई राइटर कोई चीज़ लिखता है और उसमें सबसे पहले वो लफ्ज़ करता है आई से स्टार्ट। ठीक है, कि मैंने ये किया, और अगर वो ग्रुप में है तो वो कहेगा वी, हमने ये किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होती है। आई, मी, माई होता है पोजेसिव प्रोनाउन, यानी आपको किसी चीज़ का मालिक जाहिर करता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। ठीक है। लेकिन माई, मी, आई ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है।
और सेकंड पर्सन यू और यू है, तुम और तुम, यानी जिससे बात करें सामने वाला। थर्ड पर्सन होता है वो बंदा जो गायब है, उसके बारे में बात हो रही है। ही वो लड़का, लेकिन वो आपके सामने मौजूद नहीं है, वरना आप उसको यू बोलते। शी वो लड़की। इट बेजान चीज़ के लिए भी होता है, सिंगुलर एनिमल के लिए। हिम, हर, इट। और इसी तरह से अगर प्लूरल में आ जाए तो फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी, ग्रुप में आ जाए अस, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो तो, और प्लूरल में आ जाए सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिससे बात करें, यानी अगर ज़्यादा लोग हैं, यू जिनसे आप डायरेक्ट मुखातिब होते हैं उनको यू कहेंगे। थर्ड में आ जाए तो ही शी जो है वो दे बन जाता है, यानी ही का मतलब एक लड़का, ज़्यादा लड़कों का ग्रुप हो, वो लड़के तो दे, ठीक है। द बॉयज़ भी आ सकता है, वो डिफरेंट थे कि यहाँ पे प्रोनाउन की बात हो रही है। दैम आ जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जब ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो प्रोनाउन। अब ये एक्सरसाइज इसके हवाले से उन्होंने क्या दी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल द ब्लैंक्स विद सूटेबल पर्सनल प्रोनाउंस। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अरीबा इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, अरीबा एक अच्छी क्रिकेटर है। शी हैज़ वॉन मैनी कॉम्पिटिशन्स, उसने काफ़ी खेल जीते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू द मूवीज़ विद रुबाब, क्या तुम मूवीज़ देखने जाना चाहोगे रुबाब के साथ? वैन गो ड्रू ब्यूटिफुल पिक्चर्स, वन ऑफ हिज फेमस वर्क्स इन द स्टारी नाइट। When the incident happened, Zerk was present there. He was the only witness of the event. The dog gave birth to many puppies. Would you like to have one of them? हाँ जी, ये नेक्स्ट आ गया। रिजवान एंड मुनीबा आर सिबलिंग्स. They came to visit the museum. This is Nauman. He is the class monitor. The team won the match. It played surprisingly well. My brother bought a new phone, but he doesn't like it much. Degree and order of adjectives. Adjective होता है वर्ब को डिफाइन करने वाला लफ्ज़, चाहे वर्ब की तारीफ हो चाहे वर्ब की बुराई हो, ठीक है। द ब्लू स्काई, लफ्ज़ ब्लू जो है वो आसमान को बयान करे कि आसमान कैसा है, नीले रंग का है। शी वोर अ कम्फर्टेबल स्वेटर, स्वेटर को क्या लफ्ज़ बयान कर रहा है, कंफर्टेबल। तो लफ्ज़ कंफर्टेबल और ब्लू ये जो हैं ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इसमें सिफ्त, इसे उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त। अब ये क्या है, डिग्रीज इसकी क्या चीज़ें हैं, डिग्रीज यानी कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन क्या होता है कि अर्थ इज़ लार्ज, ज़मीन बड़ी है। अर्थ इज़ लार्जर देन मार्स, लार्जर का लफ्ज़ कब यूज़ होगा, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो। इसकी क्या निशानी होती है, इसके बीच में देन का लफ्ज़ लगता है, ठीक है, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो। और सैटर्न इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 3 प्लैनेट्स, और लार्जेस्ट इसकी थर्ड डिग्री कब लगती है, आपने देखा लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, जब दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन आ जाए तो फिर उसमें जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो लगती है। इसकी निशानी क्या है कि इसमें क्योंकि ये MCQs में आता है, आपके पेपर में जो इंग्लिश के पेपर होते हैं MCQs में एडजेक्टिव की डिग्रीज वाला लाजमी आता है। या तो आपको दो के बीच में कंपैरिजन देंगे, उसको आप पहचानेंगे कहाँ से, उसके सेंटेंस में देन लगा होगा। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यानी कोई भी जो भी एडजेक्टिव दिया उसकी 3 डिग्रीज दी होंगी। आगे चौथा भी कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, उसके आगे बाजू का ING लगा देते हैं जो कि गलत होता है, तो बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो आपने देखना अगर देन लगा हुआ है और फिल इन द ब्लैंक की जगह छुट्टी हुई है तो आप सेकंड डिग्री लगाएंगे। अगर दा दिया हुआ है तो फिर आप उसकी थर्ड डिग्री लगाएंगे। ये वाला MCQ इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बड़ी दफ़ा आता है, इसको अच्छे से आप समझ लें, ठीक है। इस दफ़ा तो आपको एक और भी चीज़ दी हुई है, इसमें है क्या, एडजेक्टिव के ऑर्डर के हैं। ऑर्डर होता है तरतीब देना, ठीक है। तरतीब किस हिसाब से देनी है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा इसम सिफ्त आ जाए, यानी नाउन की तारीफ़ें आ जाएँ या बुराइयाँ आ जाएँ, तो आपने क्या करना है, आपने पहले नंबर पर रखना है क्वांटिटी को, यानी तादाद को, फिर क्वालिटी को, फिर उसके साइज़ को, शेप को, एज को, कलर को, नेशनैलिटी को और मटेरियल को। ये 8 चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी है, शी बॉट 3 ब्यूटीफुल स्मॉल एंटीक फ्रेंच सिल्वर ऑर्नामेंटल प्लेट्स। अब ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने एडजेक्टिव एक से ज़्यादा दिए हैं, आपने इस वाले टेबल को याद रखते हुए, नज़र में रखते हुए इसको आपने एडजस्ट करना है, ठीक करना है। इनके जो एडजेक्टिव्स हैं उनको उनकी तरतीब के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से तरतीब दे के लिखना है, ठीक है। अली सॉ अ कैट ब्लैक स्मॉल, अली ने एक बिल्ली देखी काली और छोटी, आपने क्या करना है, आ स्मॉल ब्लैक कैट। अली सॉ आ स्मॉल ब्लैक कैट। आई बॉट अ लेदर न्यू बैग, आई बॉट अ न्यू लेदर बैग। यहाँ पे न्यू दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, a new leather bag. We had a delicious Italian homemade dinner. We had a delicious homemade Italian dinner. Shafak wore a red Sindhi beautiful dress. Shafak wore a beautiful red Sindhi dress. It was an interesting old book. इसको सेम रहने देंगे, yes सही है। He lives in a modern Spanish big villa. He lived in a big modern Spanish villa. The students solved a difficult math complex problem. The students solved a complex difficult math problem. We visited an ancient historic castle. We visited a historic ancient castle.
शी रिसीव्ड अ गोल्ड लवली नेकलेस, शी रिसीव्ड अ लवली गोल्ड नेकलेस। दे फाउंड एन अबंडेंट जर्मन ओल्ड कार, दे फाउंड एन ओल्ड अबंडेंट जर्मन कार। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ये जो चीज़ें ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दी हुई हैं कि आपको एडजेक्टिव्स किस तरह से यूज़ करने हैं, एडजेक्टिव की क्या क्या वो होती हैं, डिग्रीज होती हैं। आम आप अपनी जो ग्रामर की बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी छोटी क्लासेस की, स्पेसिफिकली 5, 6 और 7 की, तो उसमें आपने ये डिग्रीज रिमेंबर की होंगी, याद की होंगी, समझी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? वो लफ्ज़ जो एडजेक्टिव की फ्रेज़ बनाते हैं। फ्रेज़ होती है जब एक लफ्ज़ से ज़्यादा हो जाए, 2 या 3, 4 लफ्ज़ हो जाएं, ठीक है, तो फिर वो फ्रेज़ बन जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज़ यानी किसी वर्ब को डिफ़ाइन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा लेंथी करके। द हाउस ऑन द टॉप ऑफ द हिल हैज़ अ स्टनिंग व्यू ऑफ द सिटी। अ स्टनिंग व्यू ऑफ द सिटी ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इन द बसलिंग सिटी सेंटर वी फाउंड अ चार्मिंग लिटिल कैफ़े। आ चार्मिंग लिटिल कैफ़े, कैफ़े नाउन है, आ चार्मिंग लिटिल ये उसको डिफ़ाइन कर रहा है, तो ये एडवर्बल फ्रेज़ है आपकी, एडजेक्टिव फ्रेज़ है। ठीक है। शी वोर अ ड्रेस विद स्पार्कल्स एंड सीक्वेंसेस, कि यहाँ तक है, इसके आगे जो लाइन है वो गलती से लगी है, फॉर द स्पेशल ओकेजन, ये गलत है, यहाँ तक है, अ ड्रेस विद स्पार्कल्स एंड सीक्वेंस। द डिटेक्टिव एग्जामिन द मिस्टीरियस केस विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। द मिस्टीरियस केस विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, ये है जी आपका एडजेक्टिव फ्रेज़। अ ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक किड्स, अ ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक किड्स इस जुमले में आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। प्लेड इन द स्पेशियस सनलिट पार्क, ये भी आगे से ये पार्क को डिफाइन कर रहा है, ये वाला बच्चों को, एक ग्रुप ऑफ बच्चों को डिफाइन कर रहा है, किड्स को। ठीक है, तो ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है और ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। द ओल्ड क्रिकी डोर इन द हॉन्टेड मैंशन गेव एवरीवन अ फ्रिट, ये क्या है? द ओल्ड क्रिकी डोर इन द हॉन्टेड मैंशन, ये यहाँ से यहाँ तक सारा जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एन एक्सपेरिमेंट विद ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड एन एक्सपेरिमेंट विद ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील विद फ्रेश लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या है? अ डिलीशियस मील विद फ्रेश लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स। द डॉग विद द वेगिंग टेल ईगरली ग्रीटेड इट्स ओनर एट द डोर। द डॉग विद द वेगिंग टेल। द स्टूडेंट विद द ब्रिलियंट आइडिया रिसीव्ड प्रेज फ्रॉम द टीचर। द स्टूडेंट विद द ब्रिलियंट आइडिया, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में यहाँ पर पढ़ाया हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें विल या विल नॉट लगता है। सब्जेक्ट सबसे पहले लगता है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, उसके बाद विल या शेल लगता है। शेल लगता है आई और वी के साथ। अभी मॉडर्न इंग्लिश में शेल खत्म कर दिया, आई और वी के साथ भी विल लग सकता है। अगर आप विल लगाएं, शेल भी ठीक है, लेकिन अगर विल भी लगाएंगे तो गलत नहीं है। ठीक है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ विल और शेल लगे, बस यही है। ठीक है, अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो विल और शेल के साथ नॉट लगाएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया बनाएंगे तो फिर आप क्या लगाएंगे? विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर काम करने वाले का नाम और आखिर में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यानी शी विल ट्रैवल टू यूरोप नेक्स्ट समर, शी विल ट्रैवल टू यूरोप, ये बेसिक चीज़ें हैं। शी जो है वो सब्जेक्ट है, विल जो है यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठाया, और बेस फॉर्म वर्ब की क्या है? शी विल ट्रैवल टू यूरोप, यानी जाएगी कहाँ वो उसके बारे में। दे विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होगा। अगर इसी को नेगेटिव में करते तो ज़्यादा बेहतर होता। शी विल नॉट ट्रैवल टू यूरोप, और अगर इसी को सवालिया करें तो विल शी ट्रैवल टू यूरोप, तो ये सवालिया हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें ये बताया कि आपने करना क्या है कि आपने इसमें से सवाल लिखा हुआ है, यूज़ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप उन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करें जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। एज द सनसेट सारा लुक्स फॉरवर्ड टू हर अपकमिंग ट्रिप, इस पूरे जुमले में कहीं पे विल या शैल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। शी हैज़ पैक्ड हर बैग्स एंड विल ट्रैवल, यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है एंड जो है इसने दो जुमलों को जोड़ा, इससे पीछे अलग जुमला था, इससे आगे अलग जुमला। ठीक है, एंड विल ट्रैवल यानी सारा विल ट्रैवल टू द सर्न माउंटेन्स, ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आगे आ गया है आपके पास ये द जर्नी वॉन्ट टेक लॉन्ग एंड शी विल एक्सप्लोर द पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप, ये क्या है? ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। शी शैल स्टे इन अ कोजी कैबिन, शेल जो है वो नहीं लगता, हमें विल लगेगा। शी विल स्टे इन अ कोजी कैबिन एंड विल हाइक टू द माउंटेन टॉप एट सनराइज, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। सारा नोज दैट दिस एडवेंचर विल क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज, सारा नोज दैट तक अलग जुमला, यहाँ से जो आगे स्टार्ट हो रहा है, दिस एडवेंचर विल क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज एंड शी वॉन्ट फॉरगेट द ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, ये आगे आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज हैं, ये भी और ये भी। ये वाला नेगेटिव में वॉन्ट है यानी विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आप आ जाए। नेक्स्ट आपकी क्या, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 60 to 70 वर्ड्स का अबाउट व्हाट यू विल डू ऑन द कमिंग वीकेंड, रिमेंबर टू यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये इससे रिलेटेड है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हुए आप बताएं कि आप नेक्स्ट कमिंग जो आपका वीकेंड है, संडे है, सैटरडे, आप उस पर क्या करेंगे, या अगर आपको फ्राइडे पर ऑफ होता है उसको। ये दोनों जो हैं वो हमने लिखे हुए हैं। एक ये पैराग्राफ है आपके पास और एक आपके पास ये वाला ऐसे जो आपने लिखना है। ये हम इसके साथ आगे ऐड कर देते हैं। क्या है, इनको एक्चुअली टाइप किया गया क्योंकि हाथ से हैंड रिटन आपको इतना इजीली समझ में नहीं आता, वीडियोस की इतनी अच्छी क्लियर नहीं आती है, तो इस वजह से। इन्फॉर्मेटिव ऐसे, द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम ऑन द यंगर जनरेशन, ये एक राइटिंग स्किल है, यानी आपने कि ऐसे इस पर लिखना है। लिखना क्यों है, लिख लें क्योंकि हो सकता है स्कूल में तो आपको ना करवाएं, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी बुक में होने की वजह से ये टॉपिक आपके पेपर में दे दिया जाए एज अ पैराग्राफ, ठीक है ना, या एज एन ऐसे। द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम ऑन द यंगर जनरेशन, तो ये आगे नेक्स्ट जो हम ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमने पैराग्राफ लिखे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, ये वो वाला है जी, आप अपना वीकेंड कैसे गुजारेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने इसमें यूज़ करना है, ये जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। आई विल स्पेंड माई वीकेंड, आप आइल को आई विल में भी चेंज कर सकते हैं या आई शेल में भी। I shall spend my weekend with family and friends. We'll have a picnic, play cricket, watch TV, and read books. We'll enjoy each other's company and have lots of fun together. It will be a great time with loved ones and we will make some wonderful memories. Everything will be enjoyable and relaxing. Next आपके पास ये वाला आ गया है informative ऐसे, सेकेंड ऐसे आपका, द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम ऑन द यंगर जनरेशन। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम ऑन द यंगर जनरेशन इज अ ग्रोइंग कंसर्न. Excessive screen time can lead to various issues, including eye strain and vision problems due to prolonged exposure to digital screens. A sedentary lifestyle, often linked to extensive screen use, contributes to obesity and other health concerns. Furthermore, screen time before bed can disrupt sleep patterns, leading to sleep disturbances. Beyond physical health, excessive screen time can also affect mental and social well-being. Spending too much time on screens can lead to social isolation as face-to-face interactions diminish. This reduction in direct social engagement can hinder the development of essential social skills. Additionally, the constant stream of information on screens can decrease attention spans, making it difficult for young individuals to focus on tasks for extended periods. The risk of addiction to screens and digital content is another significant concern, as it further exacerbate these issues and impact overall well-being. To mitigate these effects, it's essential for parents, educators, and caregivers to monitor and regulate screen time, encouraging a balanced lifestyle that includes physical activity, social interaction, and adequate rest. By promoting healthy screen use habits, we can have the younger generation navigate the digital world while safeguarding their physical, mental, and social health. तो ये आपके ऐसे हैं दो, ये भी आप इंक्लूड कर लें। और नेक्स्ट आपके साथ एक्सरसाइज में मिलेंगे यूनिट 4 की रीडिंग और ट्रांसलेशन के साथ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें कि किस तरह से देखना चाहते हैं और क्या चीज़ मज़ीद आपको जिस पे फोकस करना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियोज़ जो है वो अपलोड करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।